हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो। अगर दोस्तों आप लोग भी राजस्थान का एग्जाम देने वाले हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी, मतलब कि जनरल पेपर की तैयारी अगर आप लोग अच्छे से करना चाहते हो, तो दोस्तों ये जो क्लास है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर आप लोग ये क्लास एंड तक देख लोगे तो आई एम श्योर इसके बाद आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सारा का सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ना दो चीजें हैं। यहाँ पे आपके सिलेबस में देखोगे तो मिलेगा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, और दोस्तों आपको अलग मिलेगा उसी के नीचे थोड़ा देखोगे स्क्रॉल करके तो आपको मिल जाएगा, लिखा होगा रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। अब दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 है, इसके अंदर आपको स्ट्रगल पढ़ना है, मतलब कि भारत में कैसे अंग्रेजों के खिलाफ हमने चीजें की हैं, अंग्रेजों ने कैसे हम पे अत्याचार किया है, वो सब पढ़ना है। और जो रिवोल्यूशन वाला है, जो रिवोल्यूशन 1857 है, यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ना है राजस्थान के अंदर क्या क्या कहानी हुई है। समझ में आया? लेकिन दोस्तों आज हम क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है। और बाद में दोस्तों हम लोग करेंगे लास्ट वाला टॉपिक, रिवोल्यूशन ऑफ 1857। दोस्तों कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बिल्कुल बारीकी से पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ने आया है उसको भी समझ में आ जाएगा, और जिसने पहले पढ़ रखा है उसको चीजें अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अब दोस्तों फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 की कहानी क्या है? दोस्तों कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से शुरू होती है, जहां पर दोस्तों 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनती है, और दोस्तों उस कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब दोस्तों कंपनी तो 1600 ईस्वी में बन गई, लेकिन दोस्तों ये कंपनी भारत में कब आती है? भारत में आती है 1608 में। कब आती है? 1608 में ये कंपनी भारत आती है। कहने का मतलब ये है कि जो पहला अंग्रेज भारत आया था वो कब आया था? 1608 में आया था। अब दोस्तों उस अंग्रेज का नाम क्या है? और दोस्तों उस अंग्रेज का नाम है विलियम हॉकिंस। क्या नाम है? विलियम हॉकिंस दोस्तों भारत में आता है पहली बार, ठीक है। ये अंग्रेज है। और दोस्तों किस जहाज से आता है? तो हेक्टर जहाज से आता है। किस जहाज से? हेक्टर जहाज से ये भाई साहब पहली बार भारत में आते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? ठीक है। अच्छा, ये कहानी तो समझ में आ चुकी है कि ये भाई साहब भारत में आ चुके हैं। अब दोस्तों ये भारत में आने के बाद धीरे धीरे करके इन्होंने व्यापार को बढ़ाया, अपना व्यापार धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों व्यापार बढ़ाते गए, और दोस्तों इन्होंने क्या किया? राजाओं से मित्रता करी, मतलब कि जो भारत में राजा थे उनसे जाके मिले और उनको बताया देखो भाई ऐसी कहानी है, हम तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या करते हैं? अपना पैर यहाँ पर जमाना शुरू कर देते हैं, मतलब कि भारत के अंदर इन्होंने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आता है 1757। दोस्तों 1757 में अंग्रेजों ने पहली बार युद्ध लड़ा। किससे? पश्चिम बंगाल के नवाब थे सिराजदुल्ला। कौन था? सिराजदुल्ला से पहली बार युद्ध किया। लेकिन दोस्तों सिराजदुल्ला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। दोस्तों मीर जाफर ने कर दी गद्दारी। क्या कर दी? गद्दारी। बेटा जहां पर गद्दारी होती है समझ लो वो युद्ध हारना ही हारना है। तो मीर जाफर ने क्या कर दी? गद्दारी कर दी, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। जब अंग्रेजों से हाथ मिला लिया तो अंग्रेजों ने उसको ये बोला कि देख बेटा, अगर तू मेरा साथ देगा तो ये जीतने के बाद, ये युद्ध जीतने के बाद तुझे यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। अब दोस्तों मीर जाफर लालच में आ गया, तो उसने क्या किया? गद्दारी करी। और गद्दारी में क्या किया? उसने अपनी सेना को लड़ने ही नहीं दिया। जब मीर जाफर ने लड़ने नहीं दिया तो दोस्तों ये युद्ध सिराजदुल्ला हार जाता है, मतलब कि पश्चिम बंगाल के जो नवाब है सिराजदुल्ला, ये युद्ध हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि दोस्तों मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी, ठीक है। गद्दारी करने की वजह से ये युद्ध हार जाते हैं। अगर दोस्तों गद्दारी ना किया होता, सोचना, गद्दारी ना किया होता और अंग्रेज पहली बार ही युद्ध हार जाते तो उनका मनोबल क्या होता? टूट जाता।
तो शायद हमारा देश गुलाम बनने से बच जाता, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, गुलामी कर दी, क्या बोलते हैं, गद्दारी कर दी उसने। अब गद्दारी कर दी तो क्या हुआ, युद्ध हार गए। युद्ध हारने के बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने वहां का शासक बना दिया, मतलब कि नवाब बना दिया। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, वहां का शासक बना दिया। ठीक है, बना दिया, कोई बात नहीं। अब दोस्तों ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को नाम दिया गया प्लासी का युद्ध। क्या नाम दिया गया, प्लासी का युद्ध, ये नाम दिया गया। और दोस्तों ये युद्ध हुआ कहां पर, तो दोस्तों ये हुआ भागीरथी नदी के तट पर हुआ, मतलब कि भागीरथी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों यहां से ना आपके क्वेश्चन बनते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। अच्छा, किस नदी के तट पर हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था, भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। किसने गद्दारी की थी, तो मीर जाफर ने गद्दारी की थी। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब दोस्तों 1757 में मीर जाफर को क्या बनाया जाता है, शासक वहां का बना दिया जाता है। लेकिन 1760 में इन भाई साहब को वहां से हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों को चाहिए था धन, और ये भाई साहब धन दे नहीं पा रहे थे, मतलब कि जितना धन अंग्रेजों को चाहिए था उतना ये लोग नहीं दे पा रहा था, मीर जाफर नहीं दे पा रहा था। सॉरी, नहीं दे पा रहा था। तो क्या किया, अंग्रेजों ने इसे हटा दिया। और 1760 में मीर कासिम को वहां का शासक बनाया गया। किसे बनाया गया, मीर कासिम को वहां का शासक बनाया गया। अंग्रेजों को लगा ससुरा कि मीर कासिम को बना देंगे और मीर कासिम क्या करेगा, हमको धन देगा। लेकिन दोस्तों मीर कासिम निकला देशभक्त। क्या निकला वो, देशभक्त निकला। और उसने क्या किया, उसने दोस्तों अंग्रेजों द्वारा लगाए गए टैक्स को कम कर दिया। जो टैक्स अंग्रेजों ने लगाया था उसे कम कर दिया, और पश्चिम बंगाल की, मतलब कि वहां की जनता को संभालने की कोशिश करी, और वहां की अर्थव्यवस्था को भी उसने संभालने की कोशिश करी। अब दोस्तों मीर जाफर, सुनना, मीर जाफर को हटाया क्यों था, धन की कमी की वजह से। अब नया बना मीर कासिम। मीर कासिम भी अंग्रेजों को पैसा दे नहीं रहा है। तो अंग्रेजों को गुस्सा आएगा या फिर नहीं आएगा, अंग्रेजों को गुस्सा आएगा। जब गुस्सा आएगा तो क्या होगा, युद्ध होगा। तो वही हुआ, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फिर से युद्ध कर दिया। जब दोस्तों युद्ध हुआ तो मीर कासिम युद्ध हार जाता है। क्या हो जाता है, मीर कासिम भाई साहब युद्ध हार जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ भी सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारी कहानी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से कहानी शुरू होती है और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको अच्छे से सब समझा रहा हूँ, डीपली समझा रहा हूँ। ठीक है ना। युद्ध करने के बाद मीर कासिम युद्ध हार गया, और मीर कासिम युद्ध हारने के बाद भाग गया। क्या कर गया, भाग गया। और भागकर कहां चला गया, ये चला गया भाई साहब अवध। कहां चला गया, अवध चला गया। और वहां जाकर किससे मिला, ये भाई साहब मिलते हैं वहां जाकर के सुजा उदुल्ला से। किससे, सुजा उदुल्ला। सुजा उदुल्ला, यहाँ पे लिखा है, नाम देख सकते हो, क्या लिखा है, सुजा उदुल्ला। सुजा उदुल्ला से मिलते हैं। ये कौन है, ये दोस्तों अवध के नवाब हैं। दोस्तों अवध में ना पहले से ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पहले से ही वहां पर थे। मतलब कि अब भाई साहब 3 लोग हो गए, एक तो मीर कासिम हो गया, और मुगल बादशाह शाह आलम हो गया, और अवध का शासक कौन, सुजादुल्ला। ये 3 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। ये तीनों लोग मिलकर के अब दोबारा से प्लानिंग करते हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए। कह रहे ससुरा अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे हम। क्या बोलते हैं, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। और क्या करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं मिलकर के। अब लेकिन भाई साहब होता वही है जो मंजूर खुदा होता है ना। अब ये तीनों भाई साहब क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। कब करते हैं, 1764 में करते हैं। लेकिन दोस्तों ये युद्ध वो लोग हार जाते हैं, मतलब कि तीनों के तीनों ये युद्ध हार जाते हैं अंग्रेजों से। और दोस्तों इसी युद्ध को नाम दिया गया बक्सर का युद्ध। क्या नाम दिया गया, बक्सर का युद्ध, इसको नाम दिया गया। ठीक है, सुना गया। चलिए, अब दोस्तों युद्ध हारने के बाद क्या होता है कि मीर कासिम तो यहां से भाग जाता है।
अब वो भागकर कहाँ गया, इसका जिक्र इतिहास में फिर नहीं किया गया है। तो मीर कहाँ से निपट गया, चला गया वो भाग के। लेकिन दो लोग अभी बचे हैं, कौन, अवध का राजा, क्या नाम है, सुजा-उद-दौला। और कौन बचता है, दूसरा मुगल बादशाह, क्या नाम है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है ना, ये लोग दोनों भाई साहब बच जाते हैं। अब दोस्तों इनके बचने के बाद होता क्या होता है, अंग्रेजों से ये संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। मतलब कि जो अवध के जो नवाब हैं सुजादुल्ला, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने दोस्तों संधि कर ली, किससे, अंग्रेजों से। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि देखो भैया हम आपसे संधि कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। संधि का मतलब ये है कि इनको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का ही वहां का नवाब रखा गया, बाकी पूरा का पूरा नियंत्रण किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब दोस्तों मुगल बादशाह कौन, शाह आलम द्वितीय, इन्होंने भी क्या कर ली, संधि कर ली, किससे, अंग्रेजों से। और इन्होंने क्या क्या दे दिया, इन्होंने दोस्तों उड़ीसा, बिहार, है ना, बंगाल, ये सारे के सारे राज्य अंग्रेजों को इन्होंने दे दिए। अंग्रेजों को क्या हो गया, यहाँ पे पूर्ण नियंत्रण हो गया। अच्छा, अब दोस्तों ये जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, इसको क्या मिलेगा, इसको पेंशन मिलेगी। अच्छा, अब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ से अंग्रेजों का जो मनोबल था वो बढ़ जाता है और इसका अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। क्या हो जाता है, इन राज्यों पे पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। अब दोस्तों एक चीज समझोगे आप लोग, देखोगे यहां से अंग्रेज क्या हो जाते हैं, एकदम खतरनाक हो जाते हैं। जो भी कर रहे हैं सफलता मिल रही है, जो भी कर रहे हैं क्या मिल रहा है, सफलता। पहले प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध, लास्ट वाले क्या बोला गया, बक्सर का युद्ध बोला गया। मैंने बताया अभी आपको 1764 में क्या हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है। ठीक है, तीनों लोगों ने मिलकर के युद्ध किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हर एक चीज को बड़े बारीकी से सही ढंग से आपको समझा रहा हूं मैं, टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों आई एम श्योर कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, इतना मैं मान के चलता हूँ। ये आपको दिखाई ना दे रहा हो, मेरा बोर्ड डिजिटल नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ एकदम खतरनाक वाला दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे और बनते भी हैं। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू लगाए होंगे तो आपको 100% पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको और बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। अब क्या होता है, अब आता है 1798। दोस्तों 1798 में अंग्रेज लेकर के आते हैं सहायक संधि। अब दोस्तों ये जो सहायक संधि है किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो दोस्तों ये शुरू की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ये संधि शुरू की गई थी। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सहायक संधि कब शुरू की गई थी, तब हमारा आंसर बनेगा 1798। और अगर ये पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा शुरू की गई थी, तब दोस्तों हमारा आंसर बनेगा लॉर्ड वेलेजली, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब दोस्तों ये जो सहायक संधि है इसके अंदर हुआ क्या था, तो दोस्तों इसके अंदर अंग्रेजों ने एक तरीका निकाला कि कैसे ज्यादा से ज्यादा राजाओं के राज्य पर कब्जा किया जा सके। तो कब्जा करने के लिए उन्होंने ये संधि लेकर के आए। क्या था इसके अंदर, इसके अंदर अंग्रेजों ने बोला कि जो राजा इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा उसकी रक्षा हम करेंगे, मतलब कि अंग्रेज करेंगे, आंतरिक भी और बाहरी भी। मतलब कि किसी भी राजा के राज्य पर आक्रमण होगा तो अंग्रेजी सैनिक क्या करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे। उस राजा को कुछ भी नहीं करना, राजा आराम से अपने महल में राज करेगा और अपनी रानियों के साथ मौज मस्ती करता रहेगा। राजा साले खुश हो गए। राजाओं ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे सैनिक भी नहीं मरेंगे और हम घर में रहेंगे, मौज काटेंगे, अंग्रेज खुद ही लड़ लेंगे, है ना। तो कुछ राजा क्या आ गए, लालच में आ गए। लेकिन यहां से दोस्तों मूर्खता वाला काम शुरू होता है। कैसे, अब इन्होंने एक चीज और बोली, अंग्रेजों ने क्या बोला कि देखो हमारे सैनिक ना आपके राज्य में रहेंगे और हमारे सैनिक आपके राज्य में रहेंगे तो राजा को रहना खाना पीना उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। मतलब कि ससुरा अंग्रेजों के सैनिकों को फ्री में खाना मिलेगा उनके राज्य में। और लड़ाई करेगा कौन, लड़ाई करेगा कौन, अंग्रेजी करने वाले थे, है ना, तो लड़ाई करने वाला था नहीं। तो इससे क्या कर लिया, इससे दोस्तों अंग्रेजों ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया जिन जिन राज्यों ने उनकी संधि को स्वीकार किया था। कहने का मतलब ये है कि इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अपनी पहली चाल फेंकी और राजाओं को फंसा लिया।
और पहला राजा कौन था जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों उस राजा का नाम है निजाम अली। क्या नाम है? निजाम अली। हैदराबाद के ये नवाब थे। इन्हीं भाई साहब ने पहली बार सायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहां से, एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो याद रखोगे निजाम अली। क्या नाम है? निजाम अली। ये पहले राजा हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया था सहायक संधि पे। याद रखोगे। आई होप ये संधि भी आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है? यहां से 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं। पहला क्वेश्चन, सहायक संधि कब शुरू की गई थी? 1798 में शुरू की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड बेले जली के द्वारा ये शुरू की गई थी। लास्ट क्वेश्चन मतलब तीसरा क्वेश्चन, किस राजा ने सबसे पहले इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? क्या नाम है? निजाम अली। निजाम अली ने ही पहली बार इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहां से कंफर्म होते हैं, क्लियर होते हैं। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों आता है 1848। दोस्तों 1848 में अंग्रेजों ने एक और तीर चलाया। उस तीर का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब कि गोद नीति। गोद नीति कब आती है? 1848 में। और कौन लेकर के आता है? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे। ये भाई साहब इस नीति को लेकर के आते हैं 1848 में। और दोस्तों ये भारत के गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर जनरल थे भारत के ये। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1848 में भारत का कौन जनरल गवर्नर था, तो आपका एग्जाम में आंसर क्या बनेगा? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे, ये इनका पूरा नाम है। और दोस्तों इन्हीं भाई साहब को लॉर्ड डलहौजी की नीति के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक नीति बनाई। कौन सी वाली? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो मैंने अभी पहले बताई थी आपको। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब कि गोद नीति। अब दोस्तों इस नीति में क्या था? इस नीति के अनुसार जिस राजा का प्राकृतिक पुत्र नहीं है, जिस राजा का प्राकृतिक पुत्र नहीं है, उस राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। प्राकृतिक पुत्र का मतलब है कि जिस राजा का खुद से जन्मा हुआ बेटा नहीं है, तो उस राजा पर राज कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। वो राज्य किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। समझ में आया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि जिस राजा का कोई पुत्र नहीं है, वो राज्य राजा का नहीं होगा, वो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब दोस्तों इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्य छीन लिए। पहला राज्य कौन सा था? सतारा। क्या नाम है? सतारा। 1848 में इसको छीन लिया। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोद नीति के अनुसार पहला राज्य कौन सा था जिससे अंग्रेजों ने छीन लिया था, तो आंसर बनेगा सतारा। क्या नाम बनेगा? सतारा बनेगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको डीपली और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ताकि आप लोग इनको याद कर सको और आसानी से अपने दिमाग में सेट कर सको। यहाँ पर वही चीजें मिलेंगी जो 100% एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, फालतू की बातें कुछ भी नहीं लिखी है। नया सा नया बच्चा जिसने अभी तक इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी ये चीजें सीख सकता है और समझ सकता है। ठीक है, चलिए तो पहला राज्य कौन सा हो गया? सतारा। दूसरा संभलपुर। संभलपुर को 1849 में छीन लिया गया था। तीसरा नागपुर। तीसरा नागपुर 1851 में छीन लिया गया। चौथा झांसी, 1854 में छीन लिया। झांसी की कहानी आपने पढ़ी होगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये कहानी आपने पढ़ी होगी। इनका भी कोई बेटा नहीं था, तो इनके राज्य को भी छीन लिया गया था। इनकी कहानी अभी हम थोड़ी देर बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, झांसी की जो कहानी है हम थोड़ी देर बाद इसको पढ़ेंगे डीपली में। ठीक है ना, अभी इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ से हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से किस में आ चुकी है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, मतलब कि गोद नीति है, इसके द्वारा अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्य छीन लिए। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राजा गोद भी तो पुत्रों को ले सकता था, मतलब कि किसी और का पुत्र है, राजा गोद ले सकते थे। आंसर इज नो। इनकी जो नीति थी उसमें साफ साफ लिखा था कि कोई भी राजा गोद लिया हुआ पुत्र,
मान्य नहीं होगा। मतलब कि अगर किसी राजा ने गोद ले लिया है पुत्र को, तो उस पुत्र को राजा नहीं बनाया जाएगा, नवाब नहीं बनाया जाएगा। इनकी पॉलिसी में पहले ही लिखा था। तो गोद नहीं ले सकते थे, किसी और के बेटे को अपना बेटा नहीं मान सकते थे। प्राकृतिक पुत्र होना चाहिए था, मतलब कि खुद का जन्मा हुआ बेटा ही होना चाहिए था। अगर है तो राजा बनाएंगे, नहीं है तो अंग्रेज उस राज्य को छीन लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब दोस्तों आता है 1856। दोस्तों 1856 में अंग्रेजों ने अवध को छीन लिया। अवध कौन है? अवध एक राज्य है, जो हमने पहले पढ़ा था वही अवध है। ठीक है, अवध को अंग्रेजों ने छीन लिया। और क्या बोलकर छीना? ये बोलकर छीना कि यहाँ का जो शासक है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो ये बोल करके उसको, उस राज्य को छीन लिया जाता है, अवध को छीन लिया जाता है। और जब अवध को छीना जाता है तो उस टाइम पर राजा कौन होता है, नवाब कौन होता है? तो नवाब होते हैं वाजिद अली शाह। कौन होता है? वाजिद अली शाह वो नवाब होते हैं जिनको, इनका राज्य छीन लिया जाता है। और वाजिद अली शाह जो वहां के नवाब हैं, अवध के नवाब हैं, इनको कलकत्ता भेज दिया जाता है। कहां पर? कलकत्ता के मटिया बुर्ज। क्या? कलकत्ता के मटिया बुर्ज में इनको भेज दिया जाता है। मटिया बुर्ज को क्या बोलते हैं? गार्डन रीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डन रीच में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहां से पूछा जाता है कि अवध के, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अवध के आखिरी राजा कौन थे, आखिरी नवाब कौन थे? तो क्या नाम बोलोगे? वाजिद अली शाह। क्या बोलोगे? वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब थे। समझ आया? याद रखोगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वाजिद अली शाह जो आखिरी नवाब थे, इनको कहां पर भेज दिया था अंग्रेजों ने? तो कलकत्ता भेज दिया था। अब ऑप्शन में कलकत्ता दे रखा होगा, या फिर दे रखा होगा क्या? मटिया बुर्ज। क्या दिया, क्या दे रखा होगा? मटिया बुर्ज। अगर मटिया बुर्ज नहीं दे रखा है तो दे रखा होगा गार्डन रीच। क्या दे रखा होगा? गार्डन रीच दे रखा होगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन में है तो वही क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपोर्टेंट है जितना तुम्हारी सांस इंपोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अवध के आखिरी नवाब का क्या नाम था? वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि वाजिद अली शाह को कब हटाया गया था? तो कब हटाया गया था? 1856 में हटाया गया था। मैं दोस्तों बार बार रिपीट करता हूं इसलिए ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके। इसलिए हर चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, चीजें सेट हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, मतलब कि 1857। अब दोस्तों आप लोग कहोगे कि इतनी देर से मैंने जो पढ़ाया है वो क्या था? दोस्तों वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, वहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों में वो नहीं कराता और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो आप लोग ये कहते कि मैंने गलत पढ़ाया है। इसलिए दोस्तों मैंने वो सब आपको कराना इंपोर्टेंट था, वहां से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने आपको कराया। और वहां से दोस्तों इस कॉन्सेप्ट की नींव भी वहीं से रखी जाती है। बिना नींव के दोस्तों आप पढ़ाई करोगे ना, आप गिर जाओगे। आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा, पक्का देखा होगा। उस घर की पहले क्या करते हैं? नींव खोदते हैं। जितनी गहरी नींव होगी उतनी खतरनाक बिल्डिंग बनेगी, उतनी मजबूत बिल्डिंग बनेगी। अगर आप लोग प्लेन पे बिल्डिंग बनाओगे और जैसे ही हवा का झोंका आएगा बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसलिए हर चीज की नींव खोदना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट की मैंने पहले नींव खोदी, अब मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और मेरी बातों को अपने आप से लिंक भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब तक दोस्तों जो मैंने पढ़ाया है, यहां तक अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, मतलब कि भारत इनके नियंत्रण में आ चुका था। पहले प्लासी का युद्ध, बक्सर युद्ध, है ना, युद्ध जीत चुके थे ये लोग। फिर वो भाई साहब आ जाते हैं, सहायक संधि लेकर के आ जाते हैं। सहायक संधि से इन्होंने और मजबूत बन गए ये लोग, है ना। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आ गया, गोद नीति आ गई, है ना, उससे और इनके हाथ में चला गया राज्य, हमारा साम्राज्य चला गया, भारत चला गया, है ना। तो इन सब से क्या हो गया? अंग्रेजों ने पूरा नियंत्रण कर लिया भारत के अंदर। समझ में आ गया? लास्ट में दोस्तों मैं आपको समरी दे दूंगा पूरा एक बार में कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक अंग्रेजों ने पूरे तरीके से नियंत्रण कर लिया है भारत के अंदर। अब दोस्तों इनके साम्राज्य में लगने वाली है चिंगारी। क्या लगने वाली है? चिंगारी लगने वाली है।
और दोस्तों चिंगारी लगती है दो तरीकों से। अंग्रेजों ने दो घोषणा कर दी, इन्हीं दो घोषणा से क्या हो गया, अंग्रेजों के साम्राज्य में खतरा मंडराने लगा था। पहली चिंगारी क्या थी, मतलब कि पहली घोषणा क्या थी, पहली घोषणा ये थी कि जो भारतीय सैनिक हैं वो समुद्र पार करके बाहर जाकर के क्या देंगे, सर्विस देंगे, सेवा देंगे। क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भारतीय सैनिक हैं वो समुद्र पार करके बाहर जाएंगे और सेवा प्रदान करेंगे इंग्लैंड विंग्लैंड को, ठीक है ना। अब हमारे जो भारतीय सैनिक थे ना, उनके अंदर एक मिथ्या सोच थी, क्या थी, कि अगर हम समुद्र पार करके जाएंगे ना तो हमारे लिए अशुभ होगा, क्या होगा, अशुभ होगा। ऐसी सोच चलती थी भारतीय सैनिकों के अंदर। जब ये सोच चल रही है तो क्या कोई भारतीय सैनिक बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको नाराज हो गए, मतलब कि जो भारतीय सैनिक थे वो नाराज हो चुके थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत के जो लोग थे ना वो अंग्रेजों की गुलामी करने लगे थे, है ना, सेना बन गई थी उनकी, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई करते थे। मतलब भारतीय लोग हैं, अंग्रेजी सेना में सम्मिलित है और हमसे साला लड़ाई करते थे। लेकिन इस घोषणा के बाद जो भारतीय सैनिक थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए, बोले हमें पसंद नहीं आ रहा और हम तो जाएंगे नहीं भाई, तो क्या हो गए, नाराज हो गए। यहां से उनके अंदर, सेनाओं के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, क्या हो जाता है, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये तो पहली चिंगारी थी कि सेनाओं के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। दूसरी चीज इन्होंने और कर दी, दूसरी घोषणा कर दी, क्या कर दिया, दूसरी बार अंग्रेजों ने बोला कि भैया जो ब्राउन बेस एक बंदूक थी, क्या थी, ब्राउन बेस एक की राइफल थी, कह रहा इसको हटा दो, इसकी जगह पे ना एनफील्ड राइफल लेकर के आओ। कौन सी राइफल, एनफील्ड राइफल। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले ब्राउन बेस राइफल चलती थी, जो सेना थी ना उनके पास ये चीज हथियार थे, कौन सी, ब्राउन बेस वाली। लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि इस राइफल को हटाओ, ब्रेन बेस का हटाओ और इसकी जगह पर एनफील्ड राइफल लेकर के आओ। अब दोस्तों जो एनफील्ड राइफल थी ना, इसके अंदर लगता था, जो कारतूस लगता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगती थी। रिपीट कर रहा हूं, एनफील्ड जो राइफल अंग्रेजों ने दी सेनाओं को, उसके जो कारतूस हुआ करते थे उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगती थी। अब भाई सेना के अंदर हिंदू भी होंगे और मुस्लिम भी होंगे। अब हिंदू और मुस्लिम, हिंदू गाय, है ना, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मुसलमान सुअर धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो इनके मन में क्या हो गया, अब विद्रोह उत्पन्न हो गया। इन्होंने मना कर दिया, इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो यहां से क्या होगी, दूसरी घोषणा इनके लिए, अंग्रेजों के लिए बहुत ही महंगी पड़ने वाली थी और पड़ी भी। पहली घोषणा तो समुद्र पार करके जा रहे थे, उसकी वजह से पैसे नाराज बैठे थे। दूसरा इन्होंने ये कर दिया कि एनफील्ड राइफल ले आए, एनफील्ड राइफल ले आए, उसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। अच्छा चर्बी क्यों लगाते थे, चर्बी दोस्तों इसलिए लगाते थे कि कारतूस ना सीढ़े ना, उसमें सीढ़न ना आ जाए, इसलिए उसे चारों तरफ ना चर्बी लगा देते थे और उसको ना मुंह से छील करके लगाते थे बंदूक के अंदर। अब मुंह से छीनेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्मभ्रष्ट हो जाएगा। इस वजह से सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह करा, ठीक है। अब सेना हमारी नाराज हो चुकी है, भारतीय सेना पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, नाराज हो चुकी है। और दोस्तों यहीं से अंग्रेजों का बुरा समय शुरू होता है, यहीं से अंग्रेजों का बुरा समय शुरू होता है। तो कैसे होता है, दिन आता है, डेट आती है 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, मंगल पांडे, स्थान बैरकपुर छावनी। छावनी का मतलब होता है सेना की एक टुकड़ी, बैरकपुर छावनी मतलब सेना की टुकड़ी है, बैरकपुर छावनी में है, जिसका नाम क्या है, 34वीं एनआई, 34वीं एनआई। एनआई का मतलब क्या है, नेटिव इन्फेंट्री, एनआई का मतलब क्या है, नेटिव इन्फेंट्री, लिखा भी है, देख सकते हो आप लोग। अच्छा इसका मतलब क्या होता है एनआई का, तो नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चलने वाली सेना। और जो मंगल पांडे है वो भी इसी सेना का एक सदस्य है, मतलब कि जो मंगल पांडे हैं वो अंग्रेजों के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। समझाया। अब क्या होता है, प्रैक्टिस के दौरान, समझना बात को, प्रैक्टिस के दौरान इनका मेजर कहता है कि भैया जो ब्राउन बेस राइफल है ना उसको हटाओ, एनफील्ड राइफल लेकर के आओ और चलाओ बंदूक, निशाना लगाओ। मंगल पांडे मना कर देता है, हिंदू है भाई ये तो, कह रहा हम तो नहीं चलाएंगे बाबू।
अंग्रेज बोला ससुरा काहे नहीं चलाओगे। अंग्रेज इसको फोर्स करते हैं, अंग्रेज जो मेजर था वो उनको फोर्स करता है कि चलाओ। तो भाई साहब बुरा मान जाते हैं। आप दोस्तों बुरा मान गए, तो बुरा मान गए, क्या विद्रोह आ रहा है दिमाग में, विद्रोह आया तो क्या किया, ससुरा उठाया कारतूस, बंदूक में डाला। कौन सी बंदूक में, एनफील्ड राइफल में, और ससुरा टांग दिया किस पे, मेजर, अंग्रेजी मेजर पे, और ठोक दिया टाए 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 ठन। 2 मेजरों को निपटा दिया इन्होंने। किसने, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने 2 मेजरों को, अंग्रेजी मेजरों को निपटा दिया। अच्छा, अब इन 2 मेजरों का नाम क्या था जिनको मारा मंगल पांडे ने। पहले का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम था सार्जेंट मेजर हुइसन। इन 2 मेजरों को मंगल पांडे ने निपटा दिया। हमारे धर्म से लड़ोगे हम तुमको छोड़ेंगे, ना ही छोड़ेंगे ससुराल, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठोक दिया। अब इनको अब इन्होंने ठोक दिया मंगल पांडे ने, तो भाई साहब इनको फांसी दे दी। अंग्रेजी जो हुकूमत थी उन्होंने क्या कर दिया, इसको फांसी दे दी मंगल पांडे को। कब दी गई फांसी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। अब फांसी दे दिए तो अब जो बाकी सेना थी वो विद्रोह करने लगी। क्या करने लगी, विद्रोह करने लगी। बोली ससुरा हमारे तो हमारा धर्म भ्रष्ट करते हो, हमको ही फांसी पे चढ़ाते हो, हम ही तुम्हारी लड़ाई करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, और उसको मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया। गलत काम कर दिया। तो क्या हो गया, विद्रोह कर दिया सेना ने। क्या कर दिया, सेना ने विद्रोह कर दिया। जो भी हिंदू मुस्लिम थे 7 हो गए, पहले से 7 थे, 7 हो गए, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद अंग्रेज हुकूमत को उखाड़ने की सोच ली। ये काम तो यहां हो गया, और यही काम हो गया बाबू मेरठ में। मेरठ वाले बड़े खतरनाक बंदे थे। जो मेरठ की जो सेना थी वो बड़ी खतरनाक थी। उन्होंने तो ससुरा मतलब अलग ही कांड कर दिया। क्या कांड किया बताता हूं। 10 मई 1857, ये डेट आपको याद रखनी है। 10 मई 1857 मेरठ। लगभग 85 सैनिकों ने कारतूस लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जब कारतूस लेने से मना कर दिया तो वहां के जो मेजर थे, अंग्रेजी मेजर थे, उन्होंने दबाव बनाया कि कारतूस लो, राइफल चलाओ, एनफील्ड राइफल चलाओ। लेकिन 85 सैनिक नहीं भाई हम तो नहीं चलाएंगे, मना कर गए। मना करने के बाद जब ज्यादा दबाव बनाया तो 85 सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लगभग 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और जो अंग्रेजी मेजर थे उनको निपटा दिया। पहले तो मंगल पांडे ने मारा था, अब इन लोगों ने मार दिया। जितना ही मेजर थे, अंग्रेजी मेजर थे, सबको टाए 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 केजीएफ देखने के बाद निपटा दिया। केजीएफ तब आई भी नहीं थी, पहले निपटा दिया। अब अंग्रेजियों को मार करके, अंग्रेजी जो सैनिक जो मेजर थे उनको निपटा करके ये भाई साहब कहां पे आते हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। कहां पर, दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं, वो दिल्ली की तरफ निकल आते हैं। वहां पे जेल बना रखी थी अंग्रेजों ने, तोड़ दी, तोड़ ताड़ के भाग आए। इधर भाग नहीं आए, चल करके आए। कहां पे आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। 10 मई को अंग्रेजों को निपटाया, सबको नहीं, कुछ मेजर थे उनको निपटाया सेना ने, और 11 मई को दिल्ली में आकर के दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा करने के बाद दोस्तों दिक्कत ये थी कि इनका कोई भी लीडर नहीं था, नेता नहीं था। और दोस्तों जब तक किसी का कोई लीडर नहीं होगा, नेता नहीं होगा, वो चीज बिखर जाती है, आप नहीं जीत पाओगे चीजों को सही ढंग से। अगर जैसे कि महाभारत में देख लो, अर्जुन के रथ पर कौन बैठे थे, माधव, मतलब श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान नहीं होते एज अ लीडर, क्या अर्जुन पांडव जो है क्या जीत पाते महाभारत, असंभव, नहीं जीत सकते थे। किसने जितवाया, श्री कृष्ण भगवान ने। कैसे, एज अ लीडर, बिना लड़े जितवा दिया था, है ना। तो लीडर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। वैसे ही दोस्तों आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं पड़ेगी, थोड़ी पड़ेगी, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको क्या करना है, इसको एंड तक देखना है और समझना है चीजों को। आई एम श्योर आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे होगे ना, पक्का पक्का समझ में आ रहा होगा। मैं हर चीज करा के चल रहा हूँ, ठीक है ना। टॉपिक पे आते हैं। तो 11 मई 1857 को दिल्ली पे कब्जा करते हैं, और ये सेना है ये क्या करती है, मुगल बादशाह बहादुर जफर को अपना नेता बनाती है। किसको, मुगल बादशाह बहादुर जफर को।
दिल्ली का क्या बना देती है, शासक बना देती है, नेता बना देती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मेरठ से आई हुई सेना ने दिल्ली पर अपना कब्जा किया तो किसको नेता बनाया गया था? तो याद रखोगे, मुगल बादशाह बहादुर जफर को नेता बनाया गया था, वहां का शासक बनाया गया था। समझ आ गया? अब तो दोस्तों ये दिल्ली पे कब्जा हो गया। अब दोस्तों ये जो विद्रोह हुआ था, मेरठ से निकला था, ये दोस्तों बन गया जन आंदोलन। क्या बन गया? जन आंदोलन बन गया। सबको पता चल गया कि अंग्रेजों को निपटा दिया मेरठ में, दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो जो अफवाह होती है और जो सूचना होती है हवा की तरह फैलती है। कैसे फैलती है? हवा की तरह फैलती है। भारत में फैल गया। जब भारत में फैल गया, जो पहले से तैयारी करे बैठे थे, जो जिनके दिमाग में चल रहा था कि अंग्रेजों को भगाना है, उन लोगों ने क्या करा? विद्रोह कर दिया। किसने 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 विद्रोह किया? कानपुर में विद्रोह हुआ। कानपुर में किसने विद्रोह किया? नाना साहब ने विद्रोह किया। नाना साहब कौन है? बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। फिर लखनऊ में विद्रोह हुआ। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल, नाम है इनका, बेगम हजरत महल। लखनऊ में विद्रोह हुआ। फिर झांसी में विद्रोह हुआ। झांसी का टॉपिक मैंने छुड़वाया था थोड़ी देर पहले, अब उसको कवर करेंगे हम लोग, ठीक है? तो झांसी में विद्रोह होता है, फिर बिहार में विद्रोह होता है। तो ऐसे कर करके दोस्तों जन आंदोलन बन गया। उड़ीसा में अभी क्या होता है? विद्रोह होता है। देख रहे हो अब? थोड़ी सी गलती अंग्रेजों की, कारतूस की गलती, दो गलतियां थी सिर्फ। एक तो वो था कि भाई सेना कहां जाएगी? बाहर जाएगी, समुद्र पार करके जाएगी। दूसरा कारतूस। साला हिंदू को भी दिक्कत, मुस्लिम को भी दिक्कत। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे क्या है? साथ चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? साथ में चल रहे हैं, मुट्ठी बना के चल रहे हैं। इसीलिए अंग्रेजों को उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन लेकिन ब्रेक लगाओ, अभी हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, है ना? फिर समझ में आएगा कैसे कैसे चीजें हुई हैं। तो कानपुर में विद्रोह, लखनऊ में, झांसी में, बिहार में, उड़ीसा में, यहाँ पे क्या होता है? विद्रोह होता है। अब हम पढ़ेंगे झांसी का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? झांसी का विद्रोह। कब होता है? 4 जून 1857। 4 जून 1857 को क्या होता है? विद्रोह होता है झांसी के अंदर। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, थोड़ा समझना। झांसी में विद्रोह क्यों हुआ था? झांसी में विद्रोह इसलिए हुआ था कि जो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति आई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बोध नीति, है ना? तो झांसी पे अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। क्यों? क्योंकि झांसी का कोई भी प्राकृतिक पुत्र नहीं था। कब किया था? 1854 में। 1854 में झांसी पर क्या किया जाता है? कब्जा किया जाता है, उस पॉलिसी मतलब उस नीति के अनुसार, उस नीति के अनुसार जो अंग्रेजों ने निकाली थी। अब देखो, झांसी की रानी कौन है? लक्ष्मीबाई है। अब ये युद्ध कब करती हैं? ये युद्ध करती है 4 जून को। कब? 4 जून 1857। अब आप लोग कहोगे जब कब्जा किया था तो तभी युद्ध कर लेते हैं ना, तभी युद्ध कर लेते। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। युद्ध करने के लिए क्या करते हैं? रणनीति बनानी पड़ती है, कोई चीज समझनी पड़ती है। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? ससुरा एकदम कोई ना कोई नीति थोप देते थे। समझाया? 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह होता है। और किसके खिलाफ विद्रोह होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बोध नीति के खिलाफ विद्रोह करती है। कौन करता है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई और वहां के जो लोग थे मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। लेकिन झांसी की रानी ये युद्ध हार जाती हैं। और युद्ध हारने के बाद ये सीधे कहा जाती है? ग्वालियर के किले गई। वहां मिलकर के फिर से अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। और फिर दोस्तों एक ऐसा दिन आ जाता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात 18 जून को दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई तो जो इनके क्रांतिकारी नेता थे, जो क्रांतिकारी जो लोग थे, उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि नारा कब दिया गया था, मतलब कि ये नारा किसने दिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई के जो क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने एक नारा दिया था। क्या नाम उस नारे का? उस नारा का नाम है खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म हुक्मरानी का। ये नारा दिया था किसने? क्रांतिकारियों ने।
लक्ष्मीबाई के साथ जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये नारा दिया था। और दोस्तों लास्ट में अंग्रेजी जनरल हिरोज, क्या नाम है, हिरोज ने कहा कि भारत के विद्रोह में, जो विद्रोह हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मर्द पैदा हुआ जो एक महिला थी, और वो रानी लक्ष्मीबाई थी। किसने बोला? हिरोज ने बोला ऐसा। भाई साहब युद्ध कर रही है, सोचो, अंग्रेजों के खिलाफ। पढ़ी होगी कहानी आपने रानी लक्ष्मीबाई की, है ना, कोई बात नहीं। अब यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए। इनकी मृत्यु कब हुई? 18 जून को होती है, ठीक है, ये याद रखोगे अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। क्लियर है? ये तो हो गया झांसी में युद्ध हुआ था उसका हो गया, झांसी में जो विद्रोह हुआ उसका हो गया। 4 जून को ही लखनऊ में अभी क्या चल रहा था? विद्रोह चल रहा था। अब यहां पर क्या विद्रोह? देखो, जब कोई दूसरा काम कर देता है ना, कांड कर देता है, तो हमें भी क्या मिल जाता है? हौसला मिल जाता है। दिल्ली में कांड हुआ था। कहां पर? दिल्ली में कांड हुआ था। और ये चिंगारी लखनऊ, झांसी, कानपुर, उड़ीसा, बिहार, यहां तक लगी पड़ी है। यहाँ पे हर जगह विद्रोह हो रहे हैं। झांसी में हुआ, मैंने आपको बताया। हार गए, बात अलग है। क्यों हार गए? क्योंकि अंग्रेजों के पास बंदूकें ज्यादा थी, नए नए हथियार थे, बाहर से चीजें लेकर के आ रहे थे, इसलिए हार जाते थे हम लोग। नहीं तो हम लोग जीत जाते। अगर हमारे पास भी ना थोड़े बहुत अधिक हथियार अच्छे होते तो पक्का हम लोग जीतते। लेकिन क्या कर सकते हैं, विद्रोह हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था वापस। कैसे, क्या बताता हूँ अभी, ठीक है। पहले देखते हैं 4 जून लखनऊ में क्या होता है। 4 जून 1857 को लखनऊ के अंदर भी विद्रोह होता है। और यहाँ की जो रानी थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, इनको महक परी भी कहा जाता है। क्या? महक परी। एग्जाम में पूछ लेता है कि महक परी किसको कहा जाता है? महक परी किसको कहा जाता है? बेगम हजरत महल को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने भी दोस्तों विद्रोह किया। और विद्रोह में क्या किया? इन्होंने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब बना दिया लखनऊ का। रिपीट करता हूं, अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया इन्होंने। और जो लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? विद्रोह हुआ। अच्छा, अब दोस्तों आता है 10 जून 1857, लखनऊ बगल में कानपुर। कानपुर ने देखा ससुर लखनऊ में विद्रोह हुआ है, हम भी विद्रोह करेंगे। तो कानपुर में भी क्या हो गया? विद्रोह हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। चिंगारी कहां से लगी थी? याद है? मेरठ से। उससे पहले कहां लगी थी? मंगल पांडे से, याद है ना। मंगल पांडे, मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, है ना। अब दोस्तों कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, इन्होंने आक्रमण किया अंग्रेजों के खिलाफ। मतलब कि जो आक्रमण किया, युद्ध किया अंग्रेजों से, उसका नेतृत्व किया। और किसके साथ मिलके? तात्या टोपे के साथ। तात्या टोपे, टोपे टोपे नाम खतरनाक है बाबू, बड़ा खतरनाक बंदा था ये। तात्या टोपे खतरनाक बंदा था। इसकी कहानी हम अलग से पढ़ेंगे, जो राजस्थान वाला पढ़ेंगे ना, वहां पे पढ़ेंगे तात्या टोपे के बारे में। जब राजस्थान का क्रांति पढ़ेंगे ना 1857 वाली, उसमें पढ़ेंगे तात्या टोपे के बारे में। मजा आएगा पढ़ के आप लोगों को, है ना। तो नाना साहेब और तात्या टोपे मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, आक्रमण करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। और नाना साहब खुद को मुगल बादशाह पेशवा घोषित कर देते हैं, ठीक है। आक्रमण करा अंग्रेजों के खिलाफ। अब दोस्तों हमने लखनऊ पढ़ लिया, कानपुर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बिहार का। अब दोस्तों हम किसका पढ़ेंगे? बिहार का। दोस्तों बिहार में एक था जमींदार जिसका नाम था कुंवर सिंह। क्या नाम था? कुंवर सिंह। और ये कहाँ के थे? जगदीशपुर। जगदीशपुर बोलो या फिर आरा बोलो या फिर बिहार बोलो, बात लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है? जमींदार है जिसका नाम है कुंवर सिंह। इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अब इन्होंने विद्रोह कर दिया तो भाई शेर एकदम मारे जा रहा अंग्रेजों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है? घायल हो जाता है बंदा। क्या हो जाता है? घायल हो जाता है अंग्रेजों के वार से। जब ये घायल हो गए तो 26 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। एग्जाम में पूछ लेता है कि सिंह की मृत्यु कब हुई थी। पूरा नाम नहीं देता, सिंह बोलते हैं। बिहार के जो लोग थे ना वहां पे सिंह बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंह। पूरा नाम क्या है? कुंवर सिंह। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखोगे 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखोगे इसको।
इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई था, इनके भाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, विद्रोह छोड़ा नहीं, नेतृत्व किया, ठीक है ना। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। विद्रोह हर जगह हो रहा है, उड़ीसा में भी हुआ, हर जगह हुआ। अब दोस्तों विद्रोह तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि भाई अंग्रेजों के पास नए नए हथियार थे, नई नई टेक्नोलॉजी थी उनके पास। हम लोग तलवार से लड़ेंगे, भाला से लड़ेंगे, कुल्हाड़ी से लगेंगे, दूसरा बंदूक लेके बैठे, एक मारेंगे अटैक, है कि नहीं? ऐसा समझो तुम जिम गए, ठीक है, और जिम जाकर तुमने बहुत खतरनाक बॉडी बना ली अपनी, एकदम सिक्स पैक, एकदम रैपिडो, एकदम खतरनाक तरीके से, है ना। एक पतले से इंसान से तुम भिड़ गए जाके। अब उस दूल्हे पतले के इंसान के पास क्या है? बंदूक है। उसने निकाली, मारी, कटैक, खत्म। अब ससुरा तुम्हारी ना तो बॉडी काम आई, ना तुम्हारा प्रोटीन काम आया, है ना। तो बेटा ताकत और बंदूक की ताकत अलग अलग है ना। तो वैसी कहानी थी। अंग्रेजों के पास हथियार थे बढ़िया बढ़िया, तो उन्होंने निपटा दिया फिर से। अब अंग्रेज वापसी करते हैं। क्या करते हैं? अब वापसी करते हैं। कहते हैं ससुरा बहुत तुम लोगों ने आतंक मचा लिया, अब हम क्या करेंगे? वापसी करेंगे। तो कैसे करी वापसी? देखो, अंग्रेजों को पता था अगर दिल्ली कब्जे में आ गई ना तो सब शांत हो जाएंगे। और दिल्ली में कौन बैठा था? मैंने पहले बताया था, जो मेरठ से टुकड़ी आई थी, उन्होंने अपना नेता बनाया था किसको? बहादुर शाह को, बहादुर शाह जफर को, याद है ना, है ना। तो अंग्रेजों को अच्छे से पता था कि अगर दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो बाकी जगह पे क्या हो जाएगा? अपने आप माहौल शांत हो जाएगा। और उन्होंने यही किया। उन्होंने दिल्ली को वापस अधिकृत किया, मतलब कि उसको वापस लेकर के आए। कैसे लेकर के आए? तो जो अंग्रेज थे वो मिले जाकर के जॉन निकोलसन से। किससे? जॉन निकोलसन, एक अंग्रेजी बंदा था, उससे मिले। उसके साथ मिलकर के दिल्ली को दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया। कब लिया? 20 सितंबर 1857 को। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को वापस ले आए, अपने कब्जे में ले लिया। जब कब्जे में ले लिया तो फिर क्या हुआ? और इस जो युद्ध हुआ वहां पे, तो इस युद्ध में ना जो जॉन निकोलसन था वो मारा गया था। अब दोस्तों 21 सितंबर 1857 को जो बहादुर शाह जफर था, इसने हुमायूं के मकबरे में अपना आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। अब भाई समर्पण कर दिया, याद करो बहादुर शाह जफर हुआ क्या? देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझ लेना एक चीज। 20 सितंबर 20 सितंबर 1857, है ना। दिल्ली पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और 21 सितंबर 1857 को जो दिल्ली का नेता था, पहले मेरठ से सेना आई तो उसने बनाया था, बहादुर शाह जफर ने बनाया था ना, बहादुर शाह शाह जफर, ये नेता थे, वहां के नवाब थे दिल्ली के उस टाइम पे, है ना। तो इनको बनाया था, है ना, मेरठ से सेना आई थी, बताया था मैंने आपको, मेरठ से सेना आई थी, उन्होंने इनको क्या बनाया था? नवाब बनाया था। तो ये क्या करते हैं? 21 सितंबर को आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के सामने। और कहां पे करते हैं? हुमायूं के मकबरे में आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब आत्मसमर्पण कर रहे थे तो अंग्रेजी लेफ्टिनेंट कौन था? WSR हडसन। कौन था? हडसन। हडसन के सामने ये समर्पण करते हैं। जब समर्पण किया तो बहादुर शाह जफर ने इनसे एक वचन मांगा, एक प्रॉमिस मांगा कि देख भाई मेरे 2 पुत्र हैं, उनको नहीं मारना है। और इसने प्रॉमिस कर दिया था, हडसन ने प्रॉमिस कर दिया। लेकिन ससुरा हडसन ने अपना वादा तोड़ दिया, अपनी शपथ तोड़ दी, और इसके जो 2 पुत्र थे उनको टाए टाए, मतलब मार दिया, प्रॉमिस अपना तोड़ दिया। समझ रहे हो? और बहादुर शाह जफर को ये जो अंग्रेजी हुकूमत थी कहां लेके चली गई? ये लेकर के चली गई कहां पर? और दोस्तों बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके अंग्रेजी हुकूमत कहां लेके चली गई? रंगून लेकर के चली गई। रंगून कहां पर है? म्यांमार में है। एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तार करके कहां पर लेकर के गई थी? तो कहां लेकर के गई थी? रंगून लेकर के गई थी। कहां पर? रंगून। याद रखोगे? ठीक है। अब दोस्तों अच्छा, रंगून है कहां पर? म्यांमार में है। कहां पे है? म्यांमार में है। और दोस्तों 1862 में ना, 1862 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मतलब कि ये मर जाते हैं।
अब दोस्तों जब दिल्ली पर अंग्रेजी हुकूमत ने कब्जा कर लिया तो अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया, धीरे धीरे करके जो जो राज्य उसके हाथ से चले गए थे उनको दोबारा से इन्होंने छीन लिया। अंग्रेजों ने जो राज्य गए थे सब राज्यों को धीरे करके वापस कर लिया, छीन लिया। अब छीनने के बाद जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था उसे दबा दिया। अगर दोस्तों हमारे पास भी थोड़े हथियार होते तो हम पक्का 1857 में ही आजाद हो जाते। इतना साल गुलामी नहीं करते। 1947 में आजाद हुए लेकिन हम 1857 में ही आजाद हो जाते। समझ रहे हो, पर क्या ही कर सकते हैं। और एक चीज, जब ये जो विद्रोह हुआ ना, ये विद्रोह हुआ, जब ये विद्रोह चल रहा था तो इस विद्रोह को दबाने के लिए ससुरा हमारे ही जो राजा थे उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिस वजह से अंग्रेज और कामयाब हो गए। समझ रहे हो ना। तो हमारे यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ही अंग्रेजों का साथ दिया है। और अब दोस्तों अंग्रेजों ने जब इस चीज को दबा दिया, इस विद्रोह को दबा दिया ना, तो अंग्रेज डर गए। अंग्रेजों के दिमाग में एक चीज आ गई थी कि अगर ससुरा हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गए, अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गए तो हमारी जड़ों को कभी भी उखाड़ के फेंका जा सकता है। जैसे कि छोटी सी गलती हो गई अंग्रेजों से, है ना, कारतूसी गलती थी, उस गलती का कितना बड़ा खाजामा भुगतना पड़ गया अंग्रेजों को। समझ रहे हो ना। सारे शहर चले गए, सारे राज्य चले गए थे जहां से कब्जा था, सारे नहीं मतलब कि थोड़े बहुत चले गए थे, जो बताया लखनऊ, उड़ीसा, बिहार, है ना, कानपुर, ये सब चला गया था, झांसी सब जा रहा था। ये गलती कारतूस वाली, तो एक गलती भारी हो जाती कभी कभी। और अंग्रेज समझ गए थे कि अब हमें क्या करना है, अब हमको ससुरा हिंदू और मुस्लिम को एक साथ नहीं आने देना है। अगर ये दोनों भाई साथ आ गए तो क्या कर देंगे, तबाही कर देंगे। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को अलग रखना है, इनके अंदर फूट डालनी है। और जब फूट डालेंगे तो ससुरा क्या होगा, कभी एक होंगे ही नहीं। और जब एक होंगे नहीं तो हमारा क्या चलता रहेगा, शासन चलता रहेगा। तो हिंदू और मुस्लिम को साथ आने नहीं दे रहे थे कौन, अंग्रेज। और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने 1857 की क्रांति होने के बाद, मतलब स्ट्रगल होने के बाद, ये सब होने के बाद जो सेना थी, भारतीय सेना थी, उनको कम कर दिया। और पहले भी जो सेना हुआ करती थी ना, भारतीय सेना, उसको कोई भी बड़ा पद दिया ही नहीं जाता था। तो अब उसको और कम कर दिया, सेना रखते ही नहीं थे, मतलब अंग्रेजी सेना को बढ़ाया, लेकिन जो हिंदू सेना थी, मतलब कि भारतीय सेना थी, उसको कम कर दिया। ये उन्होंने किया, ठीक है ना। तो उनको एक सबक मिला अंग्रेजों को कि भाई हिंदू और मुस्लिम को एक साथ नहीं आने देना है। दोस्तों जो मैंने पढ़ाया ये सब 1857 का स्ट्रगल था, कि कैसे कैसे स्ट्रगल किया, झांसी रानी कहां से कहां गई, ये स्ट्रगल था। और बेगम हजरत महल जो रानी थी कहां की, लखनऊ की, उसने कैसे स्ट्रगल किया, ये सब दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब कि 1857 का जो भी स्ट्रगल था सारा का सारा दोस्तों हमने कवर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और वीडियो को लाइक भी करोगे। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। और जाते जाते एक चीज मैं और बता देता हूं कि अंग्रेजों ने फिर सीधा प्रशासन किया, फूट डालो और राज करो, फूट डालो, हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ और राज करो। अब दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जाता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे प्रोवाइड करोगे। आप लोग मुझे बताओगे कि भारत का पहला वायसराय कौन था। अगर आपको अभी पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर नहीं पता है तो सर्च करो, फिर यहाँ पे टाइप करो। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि हमने वीडियो देखी थी, क्लास देखी थी, वहां पे किसी ने पूछा था, मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा था, एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास।